हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम डिस्कस करें सोशल साइंस के प्रीवियस क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो में बेसिकली आपको 25 जनवरी 2023 में जो एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था सीटेट का, उसमें जो सोशल साइंस के 60 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ये सीरीज़ अगर आप फॉलो करते हैं, डेट वाइज इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, तो आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम्स में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आई डी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। मध्यपाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस मार्क द मेसोलिथिक एज? तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, घास वाले मैदान बनना। तो जब देखो घास के मैदान बनने लगे थे, जब थोड़ी गर्मी पड़ने लगी थी पृथ्वी पर, तो उस टाइम पीरियड से हम कैलकुलेशन करते हैं मध्य पाषाण युग की। तो मध्य पाषाण युग की जो पहचान है बेसिकली वहाँ से होती है जब घास वाले मैदान बनने लगे थे। तो एक तरह से जो इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस आने लगे थे, जिसकी वजह से जो जीवों की संख्या है वो बढ़ने लगी। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जब गर्मी बढ़ी तो कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। अब क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो क्या घास फूस उगेगी। इसके साथ ही क्या हुआ, जो घास फूस खाने वाले जानवर थे उनकी संख्या बढ़ने लगी। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। आज भी अब देखो ऐसे जीव आपको जिंदा मिलेंगे जिनके खाने के लिए पर्याप्त भोजन उनको मिलता है, और जिनके लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, अगर वो मांसाहारी हैं, उनके लिए वो जीव नहीं बचते हैं जो उनका भोजन है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे उनकी संख्या कम होने लगी। जैसे आप देखते हो ना विलुप्त हो जाती हैं प्रजातियाँ, वो ऐसे ही होता है कि भाई उनका जो उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं या फिर उनका जो खान पान है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो ऐसी जगह पर जो उनकी संख्या है वो घटने लगती है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। अब देखो जो लोग इनके शिकार करते थे ना, तो पीछे पीछे जाते थे और सारी चीज़ें नोटिस करते थे कि भाई किस तरह से खाते हैं, प्रजनन कैसे होता है इनका, मतलब जो बाकी जो अपने ये बच्चे पैदा करते हैं वो कैसे करते हैं, और उसी हिसाब से फिर इनका पालन पोषण ही करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। ऐसा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उस टाइम पर ऐसा हुआ होगा। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। देखो हिस्ट्री में हमेशा एक चीज़ याद रखना कि ये सभी अनुमान पर आधारित होता है, ये कोई कंफर्म हमें जानकारी नहीं है, सिर्फ एविडेंसेस के तौर पर ये अनुमान लगाया जाता है हिस्ट्री में कि उस टाइम पर ऐसा हुआ होगा। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखेटक संग्राहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? वैलिड रीज़न जो है, जो आखेट संग्राहक जो है किसी प्लेस का जो चुनाव करते थे कि भाई कहाँ पर हम रहेंगे, वो कौन सा कारण है, किस वजह से वो रहते थे। आखेटक संग्राहक मतलब क्या है, जो कि शिकार करते थे और चीज़ें इकट्ठा करते थे, उनको आखेटक संग्राहक कहते हैं। तो यहाँ पर हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्वेश्चन को। Which of the following could be a valid reason for hunter-gatherers to choose a particular place to live? तो क्या रीज़न है, वैलिड रीज़न है? सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी स्टोन्स। तो पहली जो इनकी ज़रूरत थी कहीं पर भी रहने की, वो एक तरह से पहले माना जाता है कि गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन जहाँ पर इनको मिलेंगे वहाँ पर ये रहना पसंद करते थे, क्योंकि ज़्यादा एक तरह से हम कहें नीड वही इनकी होती थी, क्योंकि शिकार करते थे ना। यहाँ पर हमें क्यों टाइटल ये दिया है हंटर गैदरर्स, क्योंकि इनका काम जो था मेन वो शिकार करना ही था, शिकार करना और चीज़ें इकट्ठा करना। तो ऑब्वियस सी बात है इनको औजार चाहिए होंगे उसके लिए, और स्टोन होते थे पहले, तो औजार जो है स्टोन के ही बनते थे। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में, जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है, पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं?
तो मतलब एक बंदरगाह है इनमें से कोई एक, जिसके पूर्वी तट पर ईस्टर्न कोस्ट, जैसे मान लो भारत ही है तो भारत का जो ईस्टर्न कोस्ट होगा वो ये वाला होगा, तो वैसे ही है बंदरगाह, और बंदरगाह का ईस्टर्न कोस्ट भी इधर की साइड ही होगा। तो इसका उल्लेख जो है संगम कविताओं में मिलता है और व्यापार के प्रमाण इस बंदरगाह पर मिले हैं। ऐसा कौन सा जो है पोर्ट है? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा पुहार, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है क्या कि जो प्रारंभिक नगर हैं महाद्वीप के, प्रारंभिक नगर हैं और क्या चीज़ कहाँ पर मिलती है या फिर किस वजह से ये जाने जाते हैं ये जगह, ये प्रारंभिक नगर, उससे हमें इनको मैच करना है। तो यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन देखें तो पहले एक बार हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा, देखो आप जहाँ भी देखोगे पुराने मतलब पुरानी जो हिस्ट्री है उसमें जहाँ भी देखोगे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात होती है, कहीं भी देखो भारत नहीं कहते हैं। वो उसका रीज़न यही है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट पहले क्या था, पहले देशों की बाउंड्रीज नहीं थी। अब जैसे चाइना की बाउंड्री अलग है, पाकिस्तान जो है अलग हो गया है बाउंड्री बना करके, और बाकी बांग्लादेश है, श्रीलंका, ये सभी जो है ना कंट्रीज़, ये सब पहले इसी में थी। जो भारतीय उपमहाद्वीप था उस टाइम पर इसी का हिस्सा थी। तो ये वाला सारा जो हिस्सा है एशिया, साउथ एशिया वाला जो हिस्सा है ये पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहलाता था। इसी वजह से ये इंडिया ना कह करके इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसको मैच कर देंगे। फर्स्ट के अकॉर्डिंग ए को हम फोर्थ से मिला देंगे, सेटाडल ये हो जाएगा मोहनजोदारो से, नगर दुर्ग जो है ये मोहनजोदारो में है, और ये जो हमारा बी है ये थर्ड से मिला देंगे, फायर ऑल्टर कालीबंगन। स्टोर हाउसेस कहाँ मिले हैं, ये हड़प्पा में, और डॉकयार्ड ये लोथल में। तो लोथल में जो है ये बंदरगाह है। देखो एक चीज़ मैंने ले ली यहाँ पर, ये जो आपका नगर दुर्ग दिया हुआ था, नगर दुर्ग बेसिकली क्या है, वेस्टर्न पार्ट जो था सिटी का उसको हम नगर दुर्ग कहते हैं। ये छोटा होता था और ऊंचा होता था तो इसको नगर दुर्ग कहा जाता था। पूर्वी हिस्सा जो होता था निचला होता था, निचला हिस्सा निचला नगर इसको बोलते थे, बड़ा होता था लेकिन निचले इलाके में ये होता था। ध्यान रखेंगे, मोहनजोदारो और कई सिटीज़ हैं जिसमें इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको अजर्शन दिया है और रीज़न दिया है। सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या रहेगा। महावीर और बुद्ध दोनों से रिलेटेड है, ये कॉमन चीज़ें इनकी दी गई हैं, और कथन और कारण में एक तरह से आपको दे दिया है। सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोनों ही यहाँ पर सही हैं और एक्सप्लेनेशन जो है वो भी सही दी गई है। महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। मतलब ये मानते थे कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, जब आप घर का त्याग करोगे, गृहस्थी का त्याग करोगे तभी आपको मिल सकता है, ऐसा इनका मानना था। और कारण क्या दिया है कि उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो वही है कि देखो क्योंकि इन्होंने घरों के त्याग पर बल दिया, और कारण क्या था इसका कि जो संघ में रहेंगे घर का त्याग करके वही सच्चा ज्ञान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई बाधा उनके सामने नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ा सा संघ के बारे में देख लेते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो दोनों की अगर कॉमन चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं तो ये कॉमन चीज़ है इसमें, दोनों ने ही घर के त्याग पर बल दिया था और कहा था कि सच्चा ज्ञान तभी आपको मिल सकता है जब आप घर का त्याग करोगे। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। अब क्योंकि घर छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं उनको रहने के लिए जगह चाहिए होगी, तो उसके लिए ही इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई संघ के नाम से। बेसिकली अगर हम कहें ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में संघ ही कहते हैं, संघ या फिर संगठन। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने घर का त्याग कर दिया और संघ में रहने लगे, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी तो होते हैं। जैसे मान लो घर में भी रहते हो, कहीं पर भी आप रहते हो, तो वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होते हैं। वैसे ही इन्होंने भी कुछ नियम बनाए। बौद्ध भिक्षु कहलाते थे वो लोग जो वहाँ पर रहते थे संघ में, और जो नियम बनाए गए वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं कि कौन कौन से नियम इनको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथक एक डांस फॉर्म है और इसके बारे में स्टेटमेंट्स दी गई हैं 3। सही ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इससे पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं इसका आंसर देखने से पहले। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा
थर्ड। बोथ 1 एंड 2 दोनों ही यहाँ पर सही हैं, पहली और दूसरी स्टेटमेंट। कथक डांस वॉज परफॉर्म इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर एंड दियर नोबल्स। और दूसरी स्टेटमेंट है इन द 15th एंड 16th सेंचुरीज कथक स्टार्टेड टेकिंग द फॉर्म ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट डांस फॉर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगी। हिंदी में भी आप देख सकते हो, मुगल सम्राटों और उनके अभिजातों के दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। क्योंकि देखो पहले जो राजा महाराजाओं का जो इंटरटेनमेंट का जो साधन होता था ना, वो यही होता था, डांस वगैरह। तो ये एक डांस की फॉर्म थी कथक, जो कि मुगल सम्राटों के दरबार में भी होती थी। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। तो ये बात भी सही है। अब देखो ये जो टाइम पीरियड था ना, 15वीं और 16वीं शताब्दी, ये लगभग मुगल काल का ही टाइम था, मुगल पीरियड था इस टाइम पर। तो उस टाइम पर मतलब एक तरह से विशिष्ट नृत्य शैली का रूप ये धारण करने लगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको रीज़न, कथन और कारण दिया हुआ है और ये शंकर से रिलेटेड है। बेसिकली शंकराचार्य जो हैं उनसे रिलेटेड है। और इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन था तो मैंने यहाँ पर अलग अलग स्लाइड में लिया है। एक आपको हिंदी में दिखा दिया है मैंने, इंग्लिश में यहाँ पर है, आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। वैसे तो ये पॉज कर सकते हैं आप, रिकॉर्डेड वीडियो है। सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या रहेगा। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। एक बार देख लेते हैं इसको। शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही हैं। तो ये इनका मानना है, जो परमात्मा हम मानते हैं, किसी भी ईश्वर को हम मानते हैं वो, और जो जीवात्मा यानी कि हम हैं या फिर कोई और जीवात्मा है, दोनों क्या हैं, एक ही ये मानते हैं। शंकर ने कारण क्या दिया है इसका, शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया। मतलब जो ये हमारा जो संसार है, ये इसको ये क्या मानते हैं, मायाजाल होता है ना, मिथ्या होता है, झूठ एक तरह से, तो वो मानते हैं। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार आपको छोड़ना पड़ेगा, उसका इन्होंने उपदेश दिया कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो संसार का आपको त्याग करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो इसको देख लेते हैं। देखो कुछ आपको दर्शन मिलेगा, जो भारतीय जो दार्शनिक थे उन्होंने अपने अपने विचार जो है दिए हैं, तो उसको कहते हैं दर्शन। मतलब जो ईश्वर वगैरह होते हैं या फिर ज्ञान वगैरह जो एक तरह से हासिल कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, उनकी अलग अलग फिलोसफीज़ होती हैं, फिलोसफीज़ दर्शन होता है जो वो लोगों को बताते हैं, अपने ज्ञान का कुछ जो आधार होता है उनका। तो ज्ञान का एक तरह से मतलब जो एक तरह से हम ये कहेंगे कि लोगों तक अपना ज्ञान पहुंचाते हैं, उसको ही कहते हैं दर्शन। तो सबके अलग अलग जो है विचार इसके बारे में होते हैं। तो शंकराचार्य की बात करें तो शंकराचार्य के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ। तो केरल में जन्मे थे ये और अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद के अनुसार, अद्वैतवाद आप सोचेंगे कि क्या है, तो इसके अनुसार क्या है कि जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, परमात्मा को उन्होंने परम सत्य माना है, इनको दोनों को एक ही इन्होंने माना है। इनका जो दर्शन है वो कहता है कि ब्रह्म जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। मतलब ये मानते हैं कि जो परमात्मा है उसका कोई आकार नहीं है और कोई मतलब पर्टिकुलर कोई एक तरह से हम उसको फॉर्म नहीं कर सकते, जैसे कि कुछ लोग मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं उस तरह से। उन्होंने हमारे आसपास की दुनिया को एक भ्रम या माया माना और ब्रह्म के सही स्वरूप को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का त्याग करने और ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। देखो अगर वो कहते थे कि अगर ब्रह्म का सही स्वरूप आपको समझना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो संसार का आपको त्याग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया या प्राप्त किया, दोनों बात एक ही है। तो मतलब सिखों ने क्या किया, किसानों से जो उनकी उपज होती थी तो 20% उनका हिस्सा लिया और उसके बदले क्या किया, उनको संरक्षण प्रदान किया। एक तरह से वो कहते हैं सिक्योरिटी देना, सिक्योरिटी प्रदान करी उन्हें। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राखी। ये व्यवस्था जो थी राखी व्यवस्था कहलाती थी, जब किसानों से टैक्स के बदले उनको संरक्षण ये देते थे सिख। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी सिखों ने खुद को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। एक तरह से जो उनके ग्रुप्स थे
वो इन नामों से जाने जाते थे, जत्थो और मिस्ल। जत्था और मिस्ल के नाम से इनके संगठन कहलाते थे। उनकी संयुक्त सेना को दल खालसा के रूप में जाना जाता था। संयुक्त सेना उनकी होती थी दल खालसा कहलाती थी। दल खालसा जो थी अमृतसर में बैसाखी और दिवाली के समय सामूहिक निर्णय लेने के लिए इकट्ठा होता था। दल खालसा वही जो ग्रुप होता था इनका, वो 2 फेस्टिवल थे, बैसाखी और दिवाली। इसमें वो सामूहिक निर्णय के लिए इकट्ठा होते थे, जिसे गुरु के प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। गुरु मत्ता के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि निर्णय लेने के लिए इकट्ठा होते थे। राखी नामक एक प्रणाली शुरू की गई, जो कि हमने अभी क्वेश्चन में देखा, जिसमें क्या था कि जो उपज के 20% कर के भुगतान पर किसानों को संरक्षण प्रदान करती थी। तो ये जो पूरा जो सिस्टम था, किसानों से टैक्स के बदले सिक्योरिटी उनको देना, ये राखी सिस्टम कहलाता था। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं? अब क्योंकि देखो हमारे यहाँ के जो लोग थे रूढ़िवादी थे, जो उनकी प्रथाएं थे उनको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो जो ग्रंथ थे हमारे, क्योंकि उनको लोग बहुत मानते थे, प्राचीन जो ग्रंथ थे, तो उनको जो है एक तरह से इन्होंने आधार बनाया समझाने के लिए कि देखो इसमें भी ये कोई चीज़ सपोर्ट नहीं की जाती है, तो आप लोग क्यों करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा जो किया वो किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 4th ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो इसमें तो बात हो रही है ईश्वर चंद्र मतलब विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं, नहीं, इस चीज़ को लेकर के जो मतलब तर्क दिया वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया। लेकिन बाकी जो समाज सुधारक थे इन्होंने भी प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने भी जो सती प्रथा का अंत किया वो भी एक तरह से प्राचीन ग्रंथों को ही आधार इन्होंने बनाया लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि लोगों को समझाना इतना मुश्किल था, मतलब कि लोग अपनी प्राचीन परंपराएं छोड़ने को तैयार नहीं थे, चाहे वो किसी को नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रही हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी? तो ऐसा था कि 1820 के बाद जो मुंबई प्रेसिडेंसी के कुछ विद्यालय थे उसमें जो किशोर विद्यार्थी थे कक्षा के बाहर उनको बिठाया जाता था। उसका रीज़न क्या है? यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं रीज़न के तौर पर, तो इंग्लिश में भी एक बार इसको देख लेते हैं और यहाँ पर हिंदी में जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सी जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ यहाँ पर सही है। देखो यहाँ पर रीज़न क्या क्या दिए गए हैं, जो पहले सही वाले को देख लेते हैं। सही हो जाएगा कि ये महसूस किया गया कि ये विद्यार्थी उस कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहाँ अन्य जाति के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी जाति के बच्चे हो रहे होंगे, क्योंकि जो अनटचेबल कास्ट थी वो ऐसी मानी जाती थी कि वो बाकी के साथ घुल मिल नहीं सकती, नहीं तो बाकी के जो लोग हैं वो भी प्रदूषित हो जाएंगे। तो ऐसा ही महसूस किया गया था यहाँ पर भी, तो उन बच्चों को अलग बिठाया जाता था, अलग पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पर सी जो है रीज़न यहाँ पर दिया गया है सही, बाकी नहीं होगा क्योंकि उन्होंने फ़ीस नहीं दी थी, ये रीज़न नहीं था, और क्योंकि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा था तो अनावश्यक शोर कर रहे थे, ये भी रीज़न नहीं है। तो ऐसा तो देखो टेम्परेरी बेसिस पे हम कर सकते हैं कि भाई किसी बच्चे ने फ़ीस नहीं दी तो उसको बाहर कर दिया, या फिर शोर कर रहे हैं तो टेम्परेरी तौर पर हटा सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं कर सकते कि परमानेंट उनको ये सज़ा देंगे हम कि तुम बाहर बैठ करके पढ़ो, परमानेंट वो रीज़न नहीं हो सकता। परमानेंट रीज़न यही हो सकता है कि उसको एक तरह से जाति के आधार पर भेदभाव उसके साथ हो रहा होगा। तो सी यहाँ पर सही होगा। मुंबई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जाति प्रथा का उन्मूलन करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किया गया था 1840 में मुंबई में। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए मुंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जाति के लोग भी थे। देखो ऐसा नहीं है कि जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था, जो कि जो अनटचेबल कास्ट थी, सिर्फ वही जो है इसके लिए आवाज़ उठा रही थी। जो लोग ऊंची जाति से भी बिलोंग करते थे वो लोग भी इन लोगों को सपोर्ट करते थे, तो सभी लोग एक जैसे नहीं थे। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, राष्ट्रवाद और कला के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर बेसिकली एक तरह से जब राष्ट्रवाद चल रहा था
लोग अपने राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो कला को भी एक तरह से इन्होंने आधार बनाया था। तो कला के थ्रू भी ये अपनी जो राष्ट्रभक्ति है उसको प्रदर्शित करते थे। तो वैसा ही कुछ दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन में कि क्या किसने जो है कला बनाई थी, या फिर क्या रिप्रेजेंट किया था किस कलाकार ने। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मैच करने हैं। हिंदी में यहाँ पर दिया गया है। सही ऑप्शन से पहले इंग्लिश में भी एक बार इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। थर्ड के अकॉर्डिंग हम अगर मैच करें तो ए को हम फोर्थ से मिला देंगे। कृष्णा संधान जो है ये राजा रवि वर्मा से रिलेटेड है, और जातुग्रह दाह ये जो रिलेटेड है ये है नंदलाल बोस से। सी को हम दूसरे से मिला देंगे, माय मदर अवनींद्रनाथ टैगोर, भारत माता और मदर इंडिया के नाम से भी इनकी जो पेंटिंग है वो फेमस है। और यहाँ पर डी को हम थर्ड से मिला देंगे, द आइडल्स ऑफ द ईस्ट जो है इसको हम थर्ड ऑप्शन से मिला देंगे। देखो बात करें अगर आंदोलन की, जो आंदोलन जब चल रहे थे, राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ था उस टाइम पर कई अलग अलग मूवमेंट चल रहे थे। एक था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के हिस्से के रूप में कई स्वदेशी उद्योग और उद्यम स्थापित किए गए, क्योंकि देखो विदेशी का तो बहिष्कार हम कर रहे थे। जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के जो भी चीज़ें थी उनको हम बहिष्कार कर रहे थे। हम कह रहे थे हम इनको यूज़ नहीं करेंगे। तो अब जब उनको यूज़ नहीं करेंगे, जो चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी। तो उसके लिए ही जो उद्योग है और उद्यम जो है वो स्थापित किए गए। और इसी दौरान भारतीय कला और संगीत जो है वो फला फूला और जल्द ही राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बन गया। इसके थ्रू जो है लोग अपना क्या एक राष्ट्रभक्ति प्रदर्शित करने लगे। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पर, भारत माता बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। ये भारत माता की पेंटिंग है जो कि उसी टाइम की है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, विलय नीति का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए भूभागों का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बेसिकली यहाँ पर आपको टाइम पीरियड दिया गया है कि किस जो राज्य को या फिर नगर को विलय किया गया था, जो विलय नीति थी उसका प्रयोग करके टाइम पीरियड आपको मैच करना। बेसिकली यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसको कहते हैं इंग्लिश में, विलय नीति को। और सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ के अकॉर्डिंग अगर हम इसको मैच करते हैं तो पहले को हम पहले से ही मिला देंगे। सतारा जो है 1848 में इसका विलय हुआ था। बी को हम थर्ड से मिला देंगे, संबलपुर 1850 में। सी को हम दूसरे से मिला देंगे, नागपुर को 1853 में इन्होंने विलय कर लिया था। और डी को हम फोर्थ से मिला देंगे जो कि ऑलरेडी मिला हुआ है, उदयपुर 1852। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है बेसिकली ये इनकी विलय नीति थी कि राज्यों को ये अपने राज्य में मिला लेते थे किसी ना किसी एलिगेशन के थ्रू। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्य के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जो भाषा के आधार पर राज्य का जो गठन किया गया था स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भारत के, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो सही ऑप्शन से पहले इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड के अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएंगी। जवाहरलाल नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल वर अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के आधार पर जो स्टेट्स बनाने की बात हो रही थी उसमें जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जो है इसके समर्थन में नहीं थे, क्योंकि देखो एक तरह से ये क्या कर रहा है, ये पॉपुलेशन को जो बांट रहा है, जो भारत की जो जनता उसको बांट ही तो रहे हैं, भाषा के आधार पर स्टेट बना रहे हैं अगर, तो इसीलिए ये लोग अगेंस्ट थे। सेकंड जो स्टेटमेंट जो सही है हमारी वो है, आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन। तो पहला जो स्टेट है जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया वो आंध्र प्रदेश था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम पीरियड दिया गया है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का वो गलत दिया गया है। इसको हम अभी आगे देख लेते हैं कि कौन सा ईयर में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्य के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए। अब क्योंकि इनको लग रहा था कि जो ये भाषा के आधार पर स्टेट्स बनेंगे तो ये जो एकता है ये इसको नष्ट कर सकता है, तो इसी वजह से इन्होंने कहा था
कि राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए, ना कि इस तरह से भाषा के आधार पर डिवाइड होना चाहिए। तो 1952 अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोटी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए, तेलुगु भाषी जो थे, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड ये विवाद चल रहा था आंध्र प्रदेश में, तेलुगु भाषी जो थे, तो उनके हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे। ये चाहते थे कि तेलुगु भाषी जो हैं उनका एक अलग राज्य बने, आंध्र राज्य बने। अक्टूबर में ये इसके लिए भूख हड़ताल पर बैठे। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्रीरामुलु का देहांत हो गया। अभी क्योंकि भूख हड़ताल पर बैठे थे, बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया था और इसी वजह से इनकी डेथ हो गई अनशन के बाद, क्योंकि इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। तो श्रीरामुलु के देहांत की खबर से विरोध इतना व्यापक और गहरा हो गया कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी। अभी देखो पॉलिटी में हमने ये देखा था कि अगर जनता को अपनी कोई बात मनवानी हो सरकार से, तो वो यही तरीके अपनाती है, प्रोटेस्ट वगैरह करके। अब देखो क्योंकि इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो केंद्र सरकार को ये बात माननी पड़ी। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। फॉर्मेशन डेट याद रखेंगे। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। देखो यही तो, इसी डर की वजह से तो वो लोग नहीं चाहते थे कि भाषाई आधार पर स्टेट बने, और यही हुआ। फिर बाकी जो अब क्योंकि देखो हमारी जो कंट्री है उसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले, अभी अगर आप नॉर्थ ईस्ट एरिया को देखो, वहाँ पर ज़्यादा जो फॉर्मेशन है ना स्टेट्स की, वो भाषा के आधार पर आपको मिलेगी। हर स्टेट में आपको अलग लैंग्वेज मिलेगी, तो वैसे ही डिमांड होने लगी। ये तो क्योंकि बाद में बने हैं ना। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो ये जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, ये 1952 में ना बन करके ये 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। तो वो जो ईयर दिया गया था वो गलत था, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद ही बाकी स्टेट्स बने थे, वो मैंने स्लाइड ली नहीं है, बहुत लंबा हो जाता। नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन इंक्लूड होगा तो तब हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस के चारों ओर जो है छल्ले मिलते हैं। वलय भी इनको बोलते हैं, रिंग्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर वलय हैं। छोटे मलबे की ये जो रिंग होती है, रिंग बेल्ट, इसको शक्तिशाली दूरबीन की मदद से पृथ्वी से देखा जा सकता है। मतलब अगर हम ऐसे देखें तो दिखेंगे नहीं। पहली बात तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये भी नहीं दिखाई देते हैं, तो दूरबीन की मदद से ही हम इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये प्लैनेट्स। तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं ये आप देख पा रहे हैं। देखो इनके चारों ओर तो वलय आप देख पा रहे हैं, यूरेनस के चारों ओर दिख रहे हैं और सैटर्न के चारों ओर आप देख पा रहे हैं। जुपिटर के चारों ओर दिखाई नहीं दे रहे हैं हमें। तो इन तीनों के भी चारों ओर पाए जाते हैं वलय। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है, तो किसके साथ ये मेल खाती है? ये हमें देशांतर लाइन बतानी है, कौन सी वाली है जिसके साथ ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है, या फिर जिस पर ये तिथि रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, 180 डिग्री देशांतर के साथ ये मेल खाती है। तो यहाँ पर आप देखें अगर लॉन्गिट्यूड लाइंस, तो ये वाली होती हैं हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस, और ये जो हमारी 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन, यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं कहीं का भी। और यहाँ से अगर हम देखें तो इसके अपोजिट एक लाइन दी गई है 180 डिग्री, इसी की बात की गई है। ये यहीं से जो है हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी जाती है। तिथि रेखा का मतलब क्या है कि जो डेट बदलती है, तो यहाँ से ही हमारी जो है डेट, तारीख शुरू होती है। तो ये देख सकते हो आप, जो हमारा अपोजिट में दी गई थी लाइन वो ये है। अब देखो आप देखोगे कि ये जो है जिगजैग बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कुछ आपकी कंट्रीज़ वगैरह आई हुई हैं, तो इसी वजह से ये जो है जिगजैग करके ली हुई है रेखा। 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर हिंदी में आप कथन देख रहे हैं। 4 कथन हम यहाँ पर दिए गए हैं। सही ऑप्शन से पहले इंग्लिश में भी आप देखें, और सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, सी एंड डी। जो स्टेटमेंट है सिर्फ वही सही है। और सी एंड डी क्या है? दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, ये बात सही है। और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। कब? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर में अगर आप यहाँ पर देखो, हमारा जो कंट्री है वो उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में उस टाइम पर ठंड पड़ती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उस टाइम पर गर्मी पड़ती है। ये ध्यान रखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में जो वेदर होगा ना, उसका अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में होगा। तो आपके यहाँ पर जो वेदर है उसके हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको ध्यान नहीं रहता है।
तो क्योंकि 22 दिसंबर में यहाँ पर ठंड पड़ती है तो उसका अपोजिट रहेगा, वेदर वहाँ पर गर्मी रहेगी। अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये जो सिचुएशन होती है 22 दिसंबर की, इसको हम दक्षिण अयनांत कहते हैं, विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। तो दक्षिण गोलार्ध में इस टाइम पर गर्मी होती है। मकर रेखा जो है सूर्य की सीधी किरणें ग्रहण करती है। मकर रेखा बेसिकली क्या है, कहाँ पर है, ये हो गई हमारी इक्वेटर लाइन बीचों बीच पृथ्वी पर, और यहाँ पर नीचे की तरफ जो मकर रेखा होती है दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर ये होती है। तो यहाँ पर सूर्य की जो है सीधी किरणें पड़ती हैं और दक्षिणी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका होता है। ये वाला एरिया जो होगा, ये वाला एरिया, ये सूर्य की ज़्यादा किरणें प्राप्त करेगा। 22 दिसंबर जो है, अब क्योंकि देखो जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, ये जो अभी हमारा टाइम पीरियड चल रहा है जून का, अभी सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं, तो यहाँ पर गर्मी पड़ रही है। तो 22 दिसंबर जो है उसमें दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर हो रहा है आजकल, वैसे ही सिचुएशन वहाँ पर दिसंबर में होती है। अब देखो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है इसकी हम बात कर रहे थे। तो अब यहाँ पर 22 दिसंबर में क्या रहेगी, यहाँ पर ठंड रहेगी जो उत्तरी गोलार्ध है, और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर गर्मी पड़ती है 22 दिसंबर में। अभी सूरज देख रहे हो, सूर्य की जो किरणें जा रही हैं, अब क्योंकि जो पृथ्वी का जो मूवमेंट है वो हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो अभी जो पृथ्वी की जो किरणें हैं, सूरज की जो किरणें हैं देखो यहाँ तक जा रही हैं। तो ये दक्षिणी गोलार्ध जो है ना, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी। ये उत्तरी गोलार्ध का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो कवर रहेगा, सूरज की गर्मी नहीं पड़ रही है, तो इसलिए यहाँ पर ठंड पड़ेगी। बिल्कुल इसके अपोजिट होता है यहाँ पर उत्तर अयनांत में 21 जून को, अभी जो 21 जून गया है बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। यहाँ पर गर्मी पड़ेगी उत्तरी गोलार्ध में और वहाँ पर ठंड पड़ रही होगी इस टाइम, ध्यान रखेंगे। बाकी होता है 21 मार्च का टाइम, जिसको विषुव कहते हैं। इसमें कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। बसंत ऋतु होती है उत्तरी जो हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें, और यहाँ पर 23 सितंबर में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन होती है और इसको भी विषुव का ही नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? व्हाट डू लार्ज स्केल मैप्स शो? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, गांव और शहरी इलाके। तो जो हम बड़े पैमाने का मानचित्र बनाते हैं उसमें हम गांव और शहरी इलाकों को दिखाते हैं। अभी मैं इसको समझा देती हूँ तब आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो दो तरह के मैप होते हैं, स्मॉल स्केल मैप होते हैं और लार्ज स्केल मैप होते हैं। स्मॉल स्केल मैप पर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक ही मैप पर दिखाना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह से दिखा देंगे हम। पूरे वर्ल्ड को हमने दिखा दिया छोटे स्केल पर। इसमें हम क्या दूरी रखते हैं, किस तरह से 5 सेंटीमीटर हम इसमें लगभग 500 किलोमीटर के को दर्शाते हैं। 500 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि हमने ज़्यादा दूरी को कम दूरी में दर्शा दिया है, तो ये क्या हो गया, ये छोटे पैमाने का नक्शा हो गया। इसमें हम किस किस चीज़ को दर्शा सकते हैं, जैसे कि महाद्वीपों या देशों जैसे बड़े क्षेत्रों को दिखाने के लिए ये पैमाना हम यूज़ करते हैं, स्मॉल स्केल मैप। क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ों को दिखाना है तो इसलिए हम उनको छोटा करके दिखाते हैं। तो छोटे से ध्यान रखो, बड़ी चीज़ों को छोटा करके हम दिखा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल स्केल मैप का यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा दूरी को कम दूरी में हम दिखा रहे हैं। इसके अपोजिट जो है एक तरह से ये होता है लार्ज स्केल मैप। अब इसमें देखो वो पूरा हमने वर्ल्ड का मैप तो देख लिया। अब मान लो हमें भारत का कोई स्टेट देखना है, या फिर हमें स्टेट तो खैर नहीं है, स्टेट के लिए हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। स्टेट के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा। डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी क्या होगा, शहर होगा, गांव होगा, कस्बा हो सकता है। अब अगर हमें उसको दिखाना है तो हम क्या करेंगे, हम लार्ज स्केल मैप यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर भारत में आप बता सकते हो क्या, अब मैं जैसे गाज़ियाबाद से हूँ, डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद है, गाज़ियाबाद बता सकते हो कहाँ पर है? नहीं बता सकते, क्योंकि ये स्मॉल स्केल मैप है, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा दूरी को कम दूरी में दर्शाया है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम मान लो गाज़ियाबाद जैसी छोटी जगह को दिखाना चाहते हैं, या फिर कोई गांव दिखाना चाहते हैं, जैसे कि मेरा जो टाउन है वो मुरादनगर है, तो मैं अगर मुरादनगर अपना टाउन दिखाना चाहूँ तो उसके लिए भी मैं ये वाला लार्ज स्केल मैप यूज़ करूँगी। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो दूरी दिखाएंगे वो मीटर में दिखाएंगे। वहाँ पर हमने किलोमीटर लिया था, 500 किलोमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा दूरी होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कम दूरी लेंगे, क्योंकि हमको जूम करके दिखाना है। जैसे आप मोबाइल पर जूम करते हो ना, वैसे ही समझ लो इसको। तो हम यहाँ पर क्योंकि जूम करके दिखा रहे हैं, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम 500 मीटर ले लेंगे।
और एक तरह से बड़े पैमाने का ये जो मैप है वो बन जाएगा। तो गांव या कस्बे जैसे छोटे क्षेत्र को दिखाने के लिए ये स्केल हम यूज़ करते हैं। बड़े पैमाने के नक्शे छोटे पैमाने के नक्शे की तुलना में अधिक जानकारी देते हैं, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। अब क्योंकि देखो हम जूम करके देख रहे हैं तो हमें तो एक एक चीज़ पता चलेगी ना उसमें, कि यहाँ पर पेट्रोल पंप है, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, वो सारी चीज़ें आपको दिखा देगा। जबकि वर्ल्ड मैप पर आपको ये चीज़ नहीं दिख पाएंगी कि कहाँ पर स्कूल है, कहाँ पर हॉस्पिटल है, कहाँ पर चर्च है, ये सब चीज़ें तो यहाँ पर आप नहीं देख सकते। लेकिन जो आपका लार्ज स्केल वाला मैप है ये वाला, यहाँ पर छोटी से छोटी जानकारी आपको मिल जाएगी और ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी जो कि आप स्मॉल स्केल मैप पर नहीं देख सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर आपको गाज़ियाबाद के इस मैप में कई सारी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर आपको टाउन्स दिख रहे हैं, मुरादनगर, मोदीनगर, लोनी, डासना, ये टाउन आपको दिख गए हैं। विलेजेस हैं यहाँ पर कई सारे, ये सब विलेजेस हैं। और नेशनल हाईवे यहाँ पर दिया गया है, नेशनल हाईवे दिखाए गए हैं। तो कई सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया, लार्ज स्केल मैप्स जो हैं ज़्यादा जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब उसके एवज़ में अगर हम कहें, स्मॉल स्केल मैप के एवज़ में अगर हम कहें तो ये ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। पारितंत्र की रचना क्या करता है, मतलब जो पारितंत्र की रचना होती है वो क्या करता है। यहाँ पर सही ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ उससे पहले हम देख लेंगे इंग्लिश में भी, व्हाट मेक्स अप द इकोसिस्टम। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड दियर इन्वायरमेंट। यहाँ पर ए और बी सही हो जाएंगे, बाकी जो है सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, रिवर और कॉन्टिनेंट्स दिए गए हैं, नदी दी गई है एक तरफ, महाद्वीप दिए गए हैं। और आपको देखो थोड़ा डिफरेंट ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपसे पूछा है कितने युग्म जो हैं वो सुमेलित हैं। जो नदी है महाद्वीप से मैच कितनी खा रही हैं, कितनी नहीं है। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, केवल 3। अभी देखो आपको सभी पता होने चाहिए कौन सी नदी कौन से कॉन्टिनेंट में है। इसके अकॉर्डिंग 3 ही सिर्फ मैच हो रखी हैं। यहाँ पर कौन कौन सी मैच हैं यहाँ पर करेक्टली, मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका में है, अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका में है, ऑरेंज नदी जो है ये एशिया नहीं बल्कि अफ्रीका में है, तो ये वाली मैच नहीं है। डार्लिंग जो रिवर है वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो फोर्थ जो है वो भी करेक्टली मैच है। तो पहला, दूसरा और जो चौथा है वो ही सिर्फ मैच है। ऑरेंज रिवर का यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया है। देखो तीनों को देख लेते हैं क्योंकि जिससे आपको मैप के थ्रू अच्छी जानकारी मिल जाए। मिसिसिपी रिवर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर पड़ती है, यूएस से होकर जाती है ये, यूएसए से, तो और गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर के मिल जाती है। तो इस तरह से आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलती है अमेजन नदी जो कि आपकी दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है। तो आप देखेंगे अगर ये पूरा एरिया कवर करती है अमेजन नदी। ये जो अमेजन नदी है इसके साथ साथ आपको ये इसकी काफ़ी सारी कुछ सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ और अमेजन नदी मिलकर के ये इतना बड़ा जो है वो बेसिन बनाती हैं। इस पूरे बेसिन को कहते हैं अमेजन बेसिन। जो ये सहायक नदियाँ वगैरह और अमेजन नदी मिलकर के बनाती है पूरा बेसिन, इसको बोलते हैं अमेजन बेसिन। मेन जो रिवर है अमेजन वो ये है, बाकी सभी यहाँ पर सहायक नदियाँ हैं। तीसरी जो रिवर है हमारी ऑरेंज रिवर, जो कि हमारी दी गई थी एशिया कॉन्टिनेंट में, जो कि गलत था। तो एशिया में नहीं है, ये अफ्रीका में है। और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो ये दी गई है ऑरेंज रिवर। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारी रिवर है वो है डार्लिंग। डार्लिंग जो रिवर है हमारी वो दी गई है ऑस्ट्रेलिया में। और देखो ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है ये आप देख पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया है ये। ऑस्ट्रेलिया में इस एरिया की बात करूं तो ये यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है, ये पूरा इसका जो है दिया गया है। डार्लिंग और मरे जो है ये इसकी मेन मुख्य नदियाँ हैं। ये डार्लिंग नदी जो है इसका पूरा ये बेसिन है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये जो है मेन नदी है डार्लिंग, और इसके जो चारों तरफ आप देखेंगे सहायक नदियाँ जो मिलकर के पूरा बेसिन इसका बना रही हैं। तो ये पूरा जो है इसका इस वाली रिवर का बेसिन है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं।
ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की यहाँ पर बात हो रही है, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ये पाए जाते हैं। जैसे कोई भी कॉन्टिनेंट होगा अगर, तो वो यहाँ पर पश्चिमी किनारों पर ये पाए जाएंगे। देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम भी ले लिया है, तो इसमें कुछ जो डेजर्ट हैं ये आपके ट्रॉपिकल डेजर्ट हैं, जैसे कि नामीब हो गया, और ये अटाकामा हो गया, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हो गया। तो ये आप नोटिस करेंगे जो महाद्वीप है उसके पश्चिमी किनारे पर आप इनको देख पा रहे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये आपके ट्रॉपिकल डेजर्ट के एग्जाम्पल हैं। समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं समताप मंडल से रिलेटेड। इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर इसको इंग्लिश में कहते हैं, और बाकी 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं। सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, तो बादलों से पूर्णतः मुक्त है ये लेयर। और इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, ओजोन गैस की जो परत है वो भी यहाँ पर पाई जाती है। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स, तो 50 किलोमीटर तक ये जो है इसकी हाइट है स्ट्रेटोस्फीयर की। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाती हैं। लेयर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है। बेसिकली जो वायुमंडल की जो परतें हैं 5 परतें हैं, उसमें पहली है क्षोभ मंडल, अगर पृथ्वी से स्टार्ट करते हैं तो सेकंड नंबर की है समताप मंडल, जो कि क्षोभ मंडल के बाद आती है। ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है स्ट्रेटोस्फीयर, और ये परत बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है, जो हवाई जहाज़ों को उड़ाने के लिए आदर्श परिस्थितियाँ बनाती है। क्योंकि बादल नहीं होते तो हवाई जहाज आसानी से उड़ाए जा सकते हैं। इसमें ओजोन गैस की भी परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाई टाइड से रिलेटेड है। उच्च ज्वार के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई हैं, आप यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, और सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। हाई टाइड्स आर हेल्पफुल इन नेविगेशन, हाई टाइड्स आर हेल्पफुल इन फिशिंग, तो फिशिंग में भी हेल्प करते हैं हाई टाइड्स, और नेविगेशन में भी हेल्प करते हैं, दोनों ही सही हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। ज्वार भाटा के बारे में वैसे तो मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर हम इसके बारे में पूरा नहीं देखेंगे ज्वार भाटा के बारे में, सिर्फ यहाँ पर इसके एडवांटेजेस देखेंगे कि एडवांटेज इसके क्या क्या हैं। ज्वार जब आते हैं, उच्च ज्वार जो है नौ संचालन में मदद करते हैं, तो जो नेविगेशन है उसमें ये हेल्प करते हैं। हाई टाइड्स जो होते हैं ये तटों के करीब जल स्तर बढ़ा देते हैं, तो इससे जहाज़ों को बंदरगाह पर आसानी से पहुंचने में मदद मिल जाती है। इस तरह से नेविगेशन हो जाता है। उच्च ज्वार जो है मछली पकड़ने में मदद करते हैं, क्योंकि जैसे ही टाइड्स आते हैं तो मछलियां जो है किनारे पर आ जाती हैं। ज्वार बिजली पैदा करने में सहायक होते हैं, और अगर आप देखें तो टाइडल पावर प्लांट्स आपको मिलेंगे, बहुत जगह पर लगाए गए हैं ये, जिनके थ्रू ज्वार से बिजली उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी का मुहाना क्या होता है। व्हाट इज़ द माउथ ऑफ अ रिवर, तो रिवर का जो माउथ है वो क्या होता है। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, तो जब नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसी को कहते हैं क्या, मुहाना नदी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लो कोई नदी है वो जा रही है और नदी जाकर के सागर में मिल रही है, तो ये क्या हो गया, ये वाला हो गया रिवर का माउथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, और रिवर का जो माउथ होता है ना, वहाँ पर डेल्टा भी बनता है, क्योंकि वहाँ जो नदी है ना वो कई उसमें शाखाओं में बढ़ जाती है, तो मुहाने पर ही डेल्टा भी बनता है। विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है। अग्रणी से मतलब जो नंबर 1 पर है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, चाइना है नंबर 1 पर। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कोयले के बारे में। कोयला जो है कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे मतलब के अंदर आता है, कैटेगरी में परंपरागत स्रोत के अंदर आता है, जिसको कि हम पहले से ही यूज़ करते आए हैं। तो कोयला जो है बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, और इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योग जैसे कि लोहा, इस्पात, वाष्प इंजन और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। बहुत सारे उद्योग हैं जो कि कोयले पर ही निर्भर हैं। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है, थर्मल पावर कहा जाता है। थर्मल पावर प्लांट के बारे में आपने सुना होगा, लगे हुए हैं जगह जगह। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। तो आज जो हम कोयला यूज़ कर रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है वो साथ के साथ बन करके हमें मिल रहा है, बल्कि वो जो कोयला है वो जो लाखों साल पहले बना हुआ है। ये कोयला मतलब लाखों साल पहले जो दब गए थे जीवाश्म, उनसे ये बना है। तो ये जो है कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में भी जाना जाता है।
बेरिड सनशाइन के रूप में भी ये जाना जाता है। प्रमुख उत्पादक देश हैं कौन कौन से? चाइना, जो कि हमने देखा फर्स्ट नंबर पर आता है, अग्रणी उत्पादक है। संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। भारत की बात करें तो भारत में रानीगंज है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कौन कौन से टाइप में हम बांट सकते हैं विकास और उपयोगों के आधार पर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ए और बी है यहाँ पर जो कि सही हो जाएंगे। वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। वास्तविक को यहाँ पर रियल रिसोर्स कहा गया है, संभावित को कहा गया है पोटेंशियल। इनको देख लेते हैं कौन से होते हैं ये रिसोर्सेज। वास्तविक संसाधन, देखो यहाँ पर एक्चुअल लिख गया है, एक्चुअल रियल मतलब एक ही बात है। तो वास्तविक संसाधन वे हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनकी मात्रा और गुणवत्ता ज्ञात है और जिनका वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा है। तो क्योंकि हमने उपयोग के आधार पर देखा था ना, विकास और उपयोग के आधार पर, तो ये उपयोग में आ रहे हैं काम में ये वाले रिसोर्सेज। इनका उदाहरण है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो मुंबई हाई फील्ड और पश्चिमी एशिया से प्राप्त होते हैं। तो ये जो मुंबई हाई फील्ड और पश्चिम एशिया से जो प्राप्त हो रही है ना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, हमें ये हम यूज़ में ले रहे हैं, वर्तमान यूज़ में ले रहे हैं। इनकी हमें मात्रा और गुणवत्ता सब ज्ञात है, इसलिए इनको क्या कहा गया? वास्तविक संसाधन कहा गया है। दूसरे होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि संभावित संसाधन। ये संसाधन वे होते हैं जो कि किसी क्षेत्र में मौजूद हैं और भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। इनका अभी कोई उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन मान लो कभी ऐसी ज़रूरत पड़े जो हमारे पास रियल रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो हम इनकी तरफ स्विच कर सकते हैं और इनकी मात्रा जो है वो ज्ञात नहीं हो पाई है, मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है, ऐसा कहा गया है। तो उदाहरण इसका क्या है? लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कृषि जिसमें पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, क्या कहलाती है ऐसी कृषि? कौन सा टाइप है ये एग्रीकल्चर का? तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, चलवासी पशु चारण। देखो इंग्लिश में इसको नोमैडिक हर्डिंग भी कहते हैं, तो यहाँ पर चलवासी पशुचारण सही हो जाएगा। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, क्या है ये चलवासी पशुचारण? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जिसमें लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं अपने जानवरों के साथ। तो सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ हिस्सों में जैसे कि राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उसमें ये प्रचलित है चलवासी पशुचारण। तो ये गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप होती है। इसका मतलब है कि जैसे कि जलवायु बदलती रहती है ना, कि भाई अभी क्लाइमेट ठंडा है जहाँ पर, या फिर जहाँ पर गर्म है, उसके हिसाब से करते हैं बदलाव। जैसे कि मान लो पर्वतों पर ठंड रहती गर्मियों में, तो पर्वतों पर चले गए गर्मियों में, और जैसे पर्वतों पर ठंड में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सट्रीम वेदर हो जाता है, तो ये आगे नीचे क्या बोलते हैं उसको, तराई क्षेत्र में आ गए। तो इस तरह से क्या है जगह बदलते रहते हैं। तो अब अपने पशुओं को साथ में लेकर के, इसलिए चलवासी पशुचारण ये कृषि कहलाती है। चरवाहे अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ये इसकी पहचान है। मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियों को ये पालते हैं। तो वे चरवाहों और उनके परिवारों को दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद प्रदान करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि एक तरह से इनकी जीविका का साधन ये होता है, इसी से इनको ये खाना पीना सब मिल जाता है। जो जानवर होते हैं इसी तरह के जानवर ये पालते हैं, जिससे इनको फायदा मिलता है। निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और सही ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं आगे इसको। द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी। सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, A, B, C, D, चारों ही यहाँ पर सही हैं। डिफरेंट वेज पीपल गेट मैरिड, ये भी डाइवर्सिटी का हिस्सा है। अलग अलग उसमें देखो आप रिलीजन में, क्रिश्चियन के यहाँ पर शादियाँ जो है अलग तरह से होती हैं, हिंदुओं के यहाँ अलग तरह से होती हैं, मुस्लिम्स के यहाँ पर अलग तरह से होती हैं। ये डाइवर्सिटी का हिस्सा है। पीपल इन झारखंड यूज़ जोहार टू ग्रीट ईच अदर। तो झारखंड में जोहार का यूज़ करते हैं ग्रीट करने के लिए एक दूसरे को, कहीं पर नमस्ते करते हैं, कहीं पर गले मिलते हैं। ये भी डाइवर्सिटी का ही पार्ट है। डिफरेंट कल्चर्स इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ पीपल। देखो अभी देखो आप चाहे तो आप धर्म के आधार पर देख लो, या तो फिर कहीं रहने के हिसाब से देख लो कि कोई कहीं से आता है कोई कहीं से आता है, तो उनका क्या होगा डिफरेंट कल्चर मिलेगा। भारत में देख लो
ईस्ट के जो लोग हैं उनके रिचुअल्स अलग होंगे, कल्चर उनका अलग होगा, नॉर्थ का अलग होगा, साउथ का अलग होगा, वेस्ट का अलग होगा। तो हालांकि कुछ सिमिलरिटीज़ देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कल्चर जो है काफ़ी हद तक अलग ही होगा। तो डिफरेंट कल्चर जो है ये भी डाइवर्सिटी का पार्ट है। द सिंबल ऑफ द नेशन रिफ्लेक्ट डाइवर्सिटी, तो ये भी जो है डाइवर्सिटी का पार्ट है। तो ए बी सी डी सही हो जाएंगे। विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध क्या पैदा कर सकते हैं, ये यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। 4 यहाँ पर दिए गए हैं आपको, और सही ऑप्शन से पहले इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो अगर देखो स्टीरियोटाइप आप क्रिएट करते हैं ट्राइबल ग्रुप के प्रति, तो ये क्या क्रिएट कर सकता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सेकेंड, बी, सी और डी। फॉर्म अ बायस्ड ओपिनियन टू डिस्क्रिमिनेट डेरिसन। तो ये देखो यहाँ पर जो है ना, जब आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करेंगे या फिर किसी और विशेष समुदाय को रूढ़िबद्ध करेंगे, तो इन लोगों के विरुद्ध क्या होगा। देखो आदिवासियों को अगर आप किसी पर्टिकुलर एक छवि में बांधोगे और एक तरीके से ही दिखाओगे, तो पक्षपाती राय बन जाएगी इनके लिए लोगों के दिल में, और भेदभाव करेंगे लोग इनसे, उपहास यानी मजाक उड़ाएंगे इनका। तो यहाँ पर बी, सी, डी हो जाएगा। सराहना थोड़ी ना करेंगे जब आप रूढ़िबद्ध उनको कर रहे हो, एक ही छवि में उसको दिखा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है, ये दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है ये, शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान। तो सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और उसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। सही ऑप्शन से पहले इंग्लिश, और सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, ए और बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। ए और बी में क्या है कि प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है, क्योंकि देखो शक्ति को बंटवारा किया गया है कि भाई कार्यपालिका अपना काम करेगी, विधायिका अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी। तो इससे क्या होगा, एक दूसरे के अंगों पर एक तरह से अंकुश लगा रहेगा, कोई क्योंकि किसी के काम में दखल नहीं देगा। तो ऐसे नहीं होगा कि भाई कोई जो है कार्यपालिका को कहेगा कि आप ये काम करो, तो इस तरह से नहीं होगा। तो मतलब कि एक तरह से जो नियम कानून सबके बनाए गए हैं वो उसको अपने फॉलो करेंगे। तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकारों के तहत काम करते हैं। परिभाषित क्षेत्राधिकार से मतलब है कि जो इनको बताया गया है कि आपका क्या काम है। जैसे किसी का काम है कानून बनाने का, किसी का काम है कानून लागू करने का, किसी का काम उन कानूनों की रक्षा करने का। तो परिभाषा एक तरह से इनको बता दी गई है इनके काम की, और उसी क्षेत्राधिकार के तहत ये काम करते हैं। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है, तो किसका मुखिया होता है भारत का राष्ट्रपति, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्टेट यानी राज्य का। देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, राज्य से मतलब ये यूपी, कर्नाटक, तेलंगाना इनसे नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ पर सिंपली जो भारतीय राज्य हम कहते हैं ना, भारतीय राज्य, उससे मतलब है। तो भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है राज्य का। तो स्टेट से इसको कंफ्यूज, कहीं कहीं आपने टर्म देखी होगी जब हमने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो वहाँ पर राज्य जो है पूरे राष्ट्र के लिए यूज किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतीहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है। तो जिस जगह पर भूमिहीन खेतीहर मजदूर नहीं मिलेगा वो सिचुएशन क्या है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर आपको 4 में से सिलेक्ट करना है। और सही ऑप्शन से पहले इंग्लिश भी देख लो, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ओनली। एज अ सुपरवाइजर इन अ गारमेंट फैक्ट्री, कोई अगर सुपरवाइजर के तौर पर गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है तो इसकी संभावना है कि वो खेतीहर मजदूर नहीं है। क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर के तौर पर अगर वो काम कर रहा है तो उसकी अच्छी खासी सैलरी होगी और जो उसकी जॉब है वो परमानेंट होगी। ऐसा नहीं है जैसे जो मजदूर होते हैं उनकी टेम्परेरी जॉब होती है। लेकिन अगर बाकी की बात करें, मेकिंग बास्केट्स एट होम, उनका भी काम कोई फिक्स नहीं है। कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई काम कर रहा है तो उसका भी काम कोई फिक्स नहीं है, कब तक उसे काम मिलेगा, परमानेंट जॉब नहीं है। पिकिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो ये भी नहीं हो सकता। खेतीहर मजदूर क्या है? खेतीहर मजदूर जो है वो है जिसके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, दूसरों के खेतों पे काम करता है और उसके दूसरों के खेतों पर वो काम करता है सिर्फ उसी टाइम पीरियड पर जब खेती रहती है, यानी 4-5 महीने के लिए लगभग खेती का काम उसको मिलता है। बाकी का जो टाइम होगा ना उसको फिर अपनी आजीविका चलाने के लिए बाकी अदर काम करने पड़ेंगे। तो ये अदर काम ही है जो कि खेती से अलग वो करेगा पैसे कमाने के लिए। तो फर्स्ट
सेकंड, और फोर्थ जो है ये बाकी के काम हैं जो वो खेतिहर मजदूर करेगा। तो संभावना कम किसकी है? एज अ सुपरवाइजर इन ए गारमेंट फैक्ट्री अगर कोई काम कर रहा है, उसकी परमानेंट जॉब है, उसको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी भूमि मतलब मजदूरी करने की खेत में। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में हमने पॉलिटी में पढ़ा था, और उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं। सही ऑप्शन से पहले इंग्लिश, और अभी हम देख लेते हैं सही ऑप्शन इसमें क्या रहेगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी इज़ करेक्ट बट ए इज़ इनकरेक्ट। तो बी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। हिंदी में देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। क्योंकि ये जो है एक तरह से हवा प्रदूषित हो गई थी ना, गैस ट्रेजेडी जब हुई तो इसमें हवा थी जो कि दूषित कर दी इसने त्रासदी के थ्रू। गैस लीक हुई थी ना, तो गैस लीक हुई तो वो हवा में मिल गई, और जिससे कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज हो गए। तो तभी ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का जीने का जो अधिकार होता है ना, उसमें आर्टिकल 21 जो है वो जीवन जीने का अधिकार के अंदर आता है, और ये एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो है जीवन जीने का अधिकार, तो उसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। अब क्यों ये शामिल है? क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगी मतलब हमारी जो मृत्यु है वो जल्दी हो जाएगी या फिर तुरंत हो जाएगी। अगर हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो मृत्यु हो जाएगी, इसका मतलब लाइफ डेंजर में आ जाएगी। तो लाइफ डेंजर में आ जाएगी तो हमारा जो राइट टू लाइफ है वो तो छिन जाएगा ना हमसे। तो इसी वजह से ये प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार जीवन जीने के अधिकार में शामिल किया सुप्रीम कोर्ट ने। ए स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। देखो, कानून तो थे पहले भी, लेकिन उनको सख्ती से पालन नहीं किया जाता था जितना अब किया जाने लगा है। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायक होगा? 3 यहाँ पर स्टेटमेंट में से आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सही ऑप्शन से पहले इंग्लिश, और सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड। 2 सही हैं यहाँ पर, ए और बी। सेटिंग अप अ चाइल्ड केयर सेंटर, ये एक तरह से इक्वलिटी दिखाता है, जेंडर इक्वलिटी अगर आप चाइल्ड केयर सेंटर बनाते हो। और इक्वल पे, यानी कि जो विमेन है और मैन है दोनों को इक्वली पे किया जाए, ऐसा ना हो विमेन को कम पे किया जाए, तो तभी इक्वलिटी आ सकती है, तो जेंडर इक्वलिटी तभी आ सकती है। तो ए और बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। यहाँ पर अभिकथन और कारण दिया है, असर्शन एंड रीज़न, और सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या रहेगा। सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोनों सही है। यहाँ पर बहुत से कार्यस्थलों पर में पुरुष की तुलना में महिलाओं को प्राय कमतर भुगतान किया जाता है। जैसा कि हमने पीछे देखा, जो पेमेंट है वो विमेन को कम की जाती है आदमी को मुकाबले। तो ये बात सही है, महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं, ये कारण दिया है। अब देखो, कम पे किया जाता है विमेन को, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शारीरिक रूप में जो है पुरुष तगड़े होते हैं इसलिए पे किया जाता है। हालांकि ये बात सही है कि पुरुष जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भुगतान किया जाता है वो उनके फिजिकल स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके किया जाता है। तो ये गलत है, मतलब कि एक्सप्लेनेशन गलत दी गई है। सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, ये कहलाता है। जैसा कि हमने पीछे भी देखा, एक क्वेश्चन आया था मतलब पिछली वीडियो में, तो शक्तियों के बंटवारे से रिलेटेड था, सेपरेशन ऑफ पावर्स से रिलेटेड। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, शक्तियों का बंटवारा। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो अभी उनको हर किसी का फील्ड अलग है काम करने का, तो वो कहलाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, और इसी वजह से उनको जो है अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, उसी को कहा गया है सेपरेशन ऑफ पावर्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ष 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना? इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय पेरेंट्स और गार्जियंस। तो देखो, 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना जो है पेरेंट्स या फिर गार्जियंस का,
कर्तव्य बताया गया है, मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये ऐड किया गया था 2002 में। गार्जियन वो होते हैं जैसे किसी के पेरेंट्स नहीं होते हैं जो बच्चे को पालते पोसते हैं, तो वो गार्जियन में आ जाते हैं। यहाँ पर देखो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है? इंग्लिश में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंडर वॉट सर्कमस्टांसिस डज द जुडिशरी इन इंडिया हैव द पावर टू स्ट्राइक डाउन अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट? सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, व्हेन अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब बेसिक स्ट्रक्चर खतरे में आ जाता है, यानी कि पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वो उल्लंघन कर रहा है कानून, तो न्यायपालिका उसको रद्द कर सकती है। ये न्यायपालिका के पास ये पावर होती है, इसको कहते हैं न्यायिक समीक्षा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समाज में कुछ समूहों का हास्यकरण संभावनीय है क्योंकि वे, हास्यकरण से मतलब मार्जिनलाइजेशन, और ये मार्जिनलाइजेशन हमने पढ़ा था पॉलिटी में। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो 2 चैप्टर में करवाए हुए हैं, पढ़ सकते हैं। और कुछ समूहों का इसमें मार्जिनलाइजेशन हो जाता है क्योंकि वे, क्या रीज़न है, हास्यकरण का रीज़न क्या है वो बेसिकली हमें बताना है। तो सही ऑप्शन से पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, रीज़न मार्जिनलाइजेशन का क्या होता है, किस वजह से मार्जिनलाइजेशन हो सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और डी। सी को छोड़ करके तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। भिन्न भाषा वो बोलते हैं इसलिए हो सकता है। मान लो कि भाई आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो, हिंदी आप बोलते हो, आपके पास ईस्ट से कोई आ जाता है, ईस्ट से कोई असमीज़ बोल रहा है या फिर कोई और लैंग्वेज बोलता है, तो आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, उसको अलग थलग आप रखोगे क्योंकि उसकी भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, आपकी भाषा वो नहीं समझ पाएगा। मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं, जैसे कि आदिवासियों के साथ होता है। आदिवासी अपने कल्चर को बचाए हुए हैं, अलग प्रथाओं का वो अनुसरण करते हैं, अलग अलग उनके कल्चर कस्टम्स हैं, तो वो इस वजह से हास्यकरण का शिकार हो जाते हैं। बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से हो सकते हैं, जैसे कि भाई कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो कि ज़्यादा संख्या में हैं, कुछ कम्युनिटी कम संख्या में है, तो जो कम संख्या वाली हैं उनके साथ मार्जिनेशन हो सकता है, उनको अलग अलग किया जा सकता है। ए, बी और डी यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आदिवासियों और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। देखो ये ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है, गलत कहाँ पर पूछा है और सही कहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, आदिवासीज लॉज ओनली सोर्स ऑफ इनकम व्हेन दे आर डिस्प्लेस्ड। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है ऑप्शन में, हालांकि बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो हमारे सही में आते हैं क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पर देखो ये मतलब है इसमें, ये मतलब वैसे दिख रहा है इंग्लिश वाले में, लेकिन हिंदी वाले में कुछ अलग ही मतलब दिख रहा है कि जब आदिवासी जो है विस्थापित हुए अपनी जगह से, उनको अपनी जगह से हटाया गया तो सिर्फ उन्होंने इनकम का स्रोत खोया, इसका मतलब ये है दिखा रहा है इसमें, लेकिन हिंदी वाले में कुछ अलग ही दिखा रहा है। आदिवासी को जब विस्थापित किया जाता है तो उनको आय का एकमात्र स्रोत भी छिन जाता है। तो सिर्फ देखो आय का ही स्रोत नहीं छिनता है, बाकी चीज़ें भी छिन जाती हैं, जो कि आप और ऑप्शंस में देख सकते हो। तो बाकी जो है 1, 3 और 4 ये तो सही है। जैसे कि जब उनको विस्थापित किया जाता है तो वे प्राय गरीबी और अभाव के जाल में फंस जाते हैं और परंपराएं और प्रथाएं गंवा देते हैं। साथ ही साथ बागानों में मजदूरों और घरेलू कर्मचारी आदि के रूप में जीने के लिए विवश हो जाते हैं। तो बेसिकली जो इसका मतलब वैसे तो इंग्लिश वाले में ही ठीक थोड़ा सा निकल के आ रहा है कि यहाँ पर मतलब दिया जा रहा है कि सिर्फ वो खोते हैं क्या, अपना सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम के अलावा भी बाकी चीज़ें वो खोते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी सेकेंड वाली। 6 to 8 क्लास के लिए एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के इतिहास वाले भाग को हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया है। आपने देखा होगा जो किताबें हैं 6 से 8 क्लास तक की हिस्ट्री की बुक्स जो हैं उनको हमारे अतीत टाइटल दिया गया है। पुस्तक का जो टाइटल है हमारे अतीत किस ओर संकेत करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। इंग्लिश में भी हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है कि ये टाइटल अवर पास्ट रखा गया है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। ऐसा कहा गया है कि जो पास्ट था वो हर पर्सन के लिए अलग अलग था,
लोगों के जो भिन्न भिन्न समूह थे सभी के लिए अलग अलग था। ऐसा नहीं था कि भाई जो राजा था वो उसका पास्ट जो था वो कुछ डिफरेंट रहा होगा, उसकी लाइफ कुछ डिफरेंट रही होगी, उसने युद्ध लड़े होंगे, उसने काफ़ी कुछ किया होगा, रूल किया होगा जनता पर। लेकिन जो गरीब था उसकी जो लाइफ है, उसका जो अतीत है वो कुछ डिफरेंट रहा होगा। जो किसान है उसका अतीत कुछ डिफरेंट रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो लोगों के भिन्न भिन्न समूह थे सभी के लिए अतीत जो है वो भिन्न था, अलग था, मतलब सबका जो अतीत था वो सेम नहीं था। इसीलिए इसका जो टाइटल रखा गया है किताब का, हमारे अतीत रखा गया है। हमारे मतलब हम सबको इसमें इंक्लूड किया गया है, मतलब हमारे से मतलब सभी लोगों को इसमें अलग अलग रखा गया है, मतलब हमारे अतीत। क्योंकि इसमें प्लूरल एक तरह से टाइटल रखा गया ना, ये हमारे अतीत, ना कि हमारा अतीत। हमारे अतीत मतलब तो प्लूरल फॉर्म में ये दिया गया है, यानी कि जो अतीत हैं वो एक ना होकर के काफ़ी सारे रहे हैं, मतलब सभी के लिए अलग अलग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शक्ति के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथन है, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वैज्ञानिक शक्ति मतलब वैज्ञानिक कठोरता। वैज्ञानिक कठोरता जो कि सामाजिक विज्ञान में हम कहें कि भाई जो एक तरह से साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, साइंटिफिक जैसे रिसर्च होती है, कई सारी चीज़ें होती है साइंस में, रिसर्च वगैरह, जिस तरह से साइंस में रिसर्च वगैरह की जाती है, विश्लेषण किया जाता है, व्याख्या की जाती है, उससे रिलेटेड ये यहाँ पर कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं। सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या रहेगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट बट बी इज़ इनकरेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर सिर्फ सही दी गई है। प्राय ये मान लिया जाता है कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते हैं। जो ह्यूमन साइंसेस होते हैं वो नेचर से वैज्ञानिक नहीं हो सकते, ये मान लिया जाता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है कि प्राकृतिक विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और वैधता की प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु सामाजिक विज्ञान के कुछ अभ्यासकर्ता, यानी जो उसको फॉलो करते हैं सोशल साइंस को, भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों का अनुकरण करना चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, सिर्फ पहली ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्दिष्ट किया। निर्दिष्ट करना मतलब एक तरह से सुझाव दिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या रहेगा। सेकंड ऑप्शन, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 1952 और 53 में जो ये आयोग बना था, माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसने ये सजेस्ट किया कि जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है वो होना चाहिए डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। तो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप बेसिकली क्या है कि जैसे कि बच्चे को जो हम पढ़ाते हैं वो जो करिकुलम है वो पूर्व निर्धारित नहीं होना चाहिए, पहले से फिक्स नहीं होना चाहिए, बल्कि जो लर्नर है उसकी नीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाना चाहिए, वही होगा डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। तो इसमें जो है इन्होंने एक तरह से मुख्य उद्देश्य जो बताया शिक्षा का, वो बताया कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो एक तरह से डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप पर आधारित होनी चाहिए, यानी लर्नर जो है उसकी नीड को ध्यान में रख करके होना चाहिए। जो करिकुलम है वो पहले से ही निर्धारित नहीं होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैसे होता है ना डेमोक्रेसी में, क्या होता है, जो लोग होते हैं वही कर्ता धर्ता होते हैं। तो इसमें लोग कौन है, इसमें लर्नर है। तो लर्नर जो है, लर्नर की नीड को ध्यान में रखना चाहिए शिक्षा में। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑडियो विजुअल एड्स सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक क्या है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सही ऑप्शन की मैं बात करूँ तो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, मल्टी सेंसरी। मल्टी सेंसरी मतलब क्या है, जो आपके मल्टी सेंसेस को प्रभावित करते हैं। अब हमारे जो है 6 सेंसेस होते हैं जिनके थ्रू हम कोई भी सूचना जो है वो ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं आपको पता ही है, उनको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, मतलब सारी चीज़ें जो है हम उनको फील भी कर सकते हैं, क्योंकि उनसे जो चीज़ें हमको मिलेंगी, वो जो हम देखेंगे सुनेंगे, उनसे हमें फील भी आएगी। तो ये क्या होते हैं, मल्टी सेंसरी जो है ये होते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका से अपेक्षित है। जो आपकी जो कोलैबोरेटिव जो लर्निंग होती है उसमें जो टीचर है उसका क्या रोल रहेगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, मॉनिटरिंग ईच ग्रुप एंड गाइडिंग
वेयर नेसेसरी, मतलब ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना, मतलब कि मॉनिटर करना एक तरह से हर ग्रुप को। जब कोलैबोरेटिव लर्निंग हम करा रहे हैं तो उसमें सिर्फ टीचर का रोल ये रहता है, जब ज़रूरत हो तभी गाइड करे, इंटरफेयर ज़्यादा ना करना है उसमें, और मॉनिटर करना है ईच ग्रुप को, जो ग्रुप बनाए गए हैं, जो कोलैबोरेशन किया गया है, तो उसमें सिर्फ मॉनिटरिंग करे और गाइड करे जब ज़रूरत हो। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1919 में लॉयर्स कलेक्टिव ने देशव्यापी विचार विमर्शों के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा विधेयक के प्रारूपण का उत्तरदायित्व लिया। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे किस उदाहरण के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है? तो मतलब जो विचार विमर्श हुआ देश भर में घरेलू हिंसा का जो एक तरह से विधेयक बना, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई, उसको हम किस नज़रिए से जो है, किस एग्जाम्पल के तौर पर कक्षा में जो है प्रेजेंट कर सकते हैं सोशल साइंस के क्लासरूम में। यहाँ पर इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रोल ऑफ पब्लिक इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब देखो, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस जो होता है ना, उसमें पब्लिक का काफ़ी बड़ा रोल होता है, क्योंकि पब्लिक को जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, जैसे कोई मान लो कोई क्राइम हो गया, अभी किसी भी तरह का क्राइम वो हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस का क्राइम या फिर किसी भी तरह का क्राइम, अभी उसमें जो है लोग वो डिमांड करते हैं उस चीज़ को लेकर के कि ये चीज़ हुई है और इस चीज़ के लिए ये चीज़ होनी चाहिए, ये इसके लिए कानून बनना चाहिए, ये इसके लिए नियम होने चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, जो आम पब्लिक हो गई, उसका रोल जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें लॉ मेकिंग प्रोसेस में। जनता की ज़रूरत के अनुसार जो है वो लॉ बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम इस एग्ज़ाम्पल को एक तरह से इस तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो पब्लिक का रोल है वो क्या है लॉ मेकिंग प्रोसेस में, किस तरह से कानून बनाए जाते हैं जनता की ज़रूरत के अनुसार। यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने और समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे निम्न में से किस पर जोर देना चाहिए? तो अगर टीचर ये चाहती है कि उसके जो बच्चे हैं उसमें सीखने की भी क्षमता हो, समझने की भी क्षमता हो, तो किस पर जोर दे वो, यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लेते हैं। और सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ, ए, सी और डी। यहाँ पर जो है बी को हम छोड़ देंगे, विषय वस्तु के तेज़ी से पढ़ना। अगर तेज़ी से पढ़ेंगे तो वो ना तो सीख पाएंगे बच्चे और ना ही समझ पाएंगे, लेकिन बाकी चीज़ें जो है सावधानी पूर्वक परीक्षण किया जाए, जिसका परीक्षण किया है उस पर विचार करना, मतलब जो चीज़ ऑब्जर्व की है उस पर एक तरह से विचार करना, जो पढ़ाया गया है उस पर प्रश्न करना, मतलब बच्चों को एक तरह से कहा जाए, प्रश्न पूछे जाएं जो पढ़ाया है, जो ऑब्जर्व बच्चों ने किया है उस पर विचार करने को बोलो उनको कि भाई जो आपने जो स्टोरी पढ़ी है, जो चैप्टर पढ़ा है, उस पर आपके विचार क्या, मतलब सोचें इसके बारे में, कुछ क्वेश्चन हम उनसे कर सकते हैं उससे रिलेटेड। सावधानीपूर्वक परीक्षण करना, तो ए, सी और डी यहाँ पर सही हो जाएंगे अगर हम सीखने और समझने की क्षमता बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं। सामाजिक विज्ञान में जो तर्क संगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है वह क्या है? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इनमें से मल्टी स्टेटमेंट्स भी आपकी हो सकती हैं, तो सेलेक्ट करनी है। इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं, क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े होते हैं पेडागोजी में, तो बेसिकली वही है, डरना नहीं है, स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकंड के अकॉर्डिंग ए, बी और डी हो जाएंगे, सी को हटा करके बाकी सभी हो जाएंगे ए, बी और डी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो क्या प्रमोट करता है, कौन सा जो प्रश्न है, मतलब कौन सी जो ऐसी बात है, यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है। क्रिटिकल थिंकिंग होती है बेसिकली गहराई से सोचना, चीज़ों को एनालाइज करना, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे कि हम कोई क्वेश्चन करें बच्चों से, ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें बच्चे जो अपने विचार डेवलप करें, वैसी जो है थिंकिंग वो क्रिटिकल थिंकिंग बोली जाती है एक तरह से। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन था वो है हमारा सेकंड ऑप्शन ए, बी और डी। तो इनके अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम। एक कक्षा वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस के लिए विद्यार्थी प्रमाण लाते हैं। कोई सोशल इशू है और उस पर डिबेट चल रही है, तो उसके लिए बच्चे जो है मतलब एक तरह से अपने अपने जो है प्रमाण देते हैं, प्रूफ देते हैं कि ये जो चीज़ है ये इस तरह की है। कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है वो इसी तरह से होती है कि बच्चों को छूट दे दी जाए प्रश्न पूछने की, आंसर करने की। तो यहाँ पर बी भी हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों के बोलने का समय शिक्षक के बोलने के समय के बराबर हो। ऐसा ना हो कि बस टीचर ज़्यादा बोल रहा है, बच्चों को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो बच्चों के बोलने का समय भी जो है टीचर से इक्वल होना चाहिए। तो ए, बी और डी सही होगा।
क्रिटिकल थिंकिंग में बेसिकली देखो मोटे तौर पर अगर बात करें तो ये इसमें विश्लेषण शामिल होता है, एनालाइज करना जो कि मैंने बताया था, व्याख्या करना किसी चीज़ की, अनुमान लगाना, स्पष्टीकरण देना किसी चीज़ के बारे में, एक्सप्लेनेशन देना, सेल्फ रेगुलेशन, खुला ओपन माइंडनेस, जैसे कि भाई मैंने क्वेश्चन बताया आपको, ओपन एंडेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, खुले विचार एक तरह से दिए जाते हैं बच्चों के द्वारा, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें जो चीज़ें होती हैं वो शामिल होती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे आप हर तरह से सॉल्व करेंगे, और इसमें एक तरह से प्रश्नों और समस्याओं का विश्लेषण करने में मदद करती है ये क्रिटिकल थिंकिंग आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान कक्षा में आलोचनात्मक शिक्षण कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं? तो देखो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, आलोचनात्मक चिंतन कौशल, तर्कसंगत कौशल, तो ये इंग्लिश में अगर हम देखें तो ये क्रिटिकल थिंकिंग ही है ये भी। तो क्रिटिकल थिंकिंग में बेसिकली जो क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं जिनका फिक्स कोई आंसर नहीं होता है, रटे रटाए आंसर नहीं होते हैं इसमें जो क्वेश्चन होंगे आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, जिनका कि आपको सोचना पड़े, थोड़ा विचार करना पड़े जिन पर, और जिन पर आप अपने विचार दे पाएँ, खुद के भी आपके विचार जो है इस पर जाने जाते हैं, ऐसा नहीं है कि किताब से रट करके आंसर दे दिया। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब गहराई से आप सोच रहे हैं, तो एक तरह से एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, तब आप आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ए और सी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, ए और सी। जो ए और सी जो क्वेश्चन है ये अगर आप पूछते हैं, इसमें बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग जो डेवलप करने का एक तरह से मौका मिलेगा, प्रमोट करेगा क्रिटिकल थिंकिंग की। हाल ही में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है, इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष क्या हैं? अब ये बच्चों को किताब में आंसर नहीं मिलेगा, ये तो पता होगा बच्चों को कि जो आर्टिकल 370 है वो हटा दिया गया है, लेकिन इसका जो पक्ष है, इसका जो विपक्ष है, इसके मतलब सपोर्ट में कौन से जो विचार हैं वो क्या हैं, जो इसके सपोर्ट में नहीं है, विपक्ष में जो है वो क्या चीज़ें हैं, वो बच्चे अपने खुद के ही विचार इसमें बताएंगे। तो अब क्या होगा, इससे वो सोचेंगे, एनालाइज करेंगे चीज़ों को, तो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करेगा ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है? क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है? तो क्योंकि देखो स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है वो धर्म के संबंध में भी है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो इसमें क्या है, देखो बच्चों को अपने विचार जो है डेवलप करने का मौका इसे मिलेगा, क्योंकि उनसे उनकी सोच पूछी गई है कि आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, तो खुद के जो विचार हैं वो डेवलप होंगे इससे। लेकिन अगर हम बाकी क्वेश्चन की बात करें, इसमें व्याख्या पूछी है, व्याख्या तो भाई बच्चे जो है किताब से देख करके भी कर देंगे, रट करके कर देंगे। कितने देशों के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है, उनके नाम बताइए, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, तो मतलब सीधा सीधा इसका आंसर किताब में मिल जाएगा, रटा रटाया हो सकता है, तो ये भी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं करेगा। तो यहाँ पर ए और सी होंगे जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानचित्रों में प्रयोग होने वाले मापन प्रणाली के दो समुच्चय दिए गए हैं, मतलब दो सेट दिए गए हैं, तो हर एक जो सेट है उसमें से विषम की पहचान करनी है, यानी कि ये जो सेट हैं ये अलग अलग हैं। देखो ध्यान देना, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। कॉलम A1 में अलग सेट दिया गया है मेजरमेंट का, जो कि मैप्स में यूज़ होता है, मैपिंग में यूज़ होता है, और कॉलम सेकंड में जो है वो भी अलग मेजरमेंट के सिस्टम दिए गए हैं। मतलब सेट जो है ये दो सेट हैं, एक ये और एक ये। तो इसमें जो ऑड वन है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पर दोनों में ही एक एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। सेकंड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेकंड के अकॉर्डिंग ए और जो फोर्थ नंबर है ये ओड है यहाँ पर। अगर हम ये वाले सेट को देखते हैं तो इसमें आप जो मेजरमेंट का सिस्टम देख रहे हैं, ये जो सेट देख रहे हैं आप पूरा, इसमें जो छोटी इकाई है वो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के बाद मीटर आता है, मीटर के बाद किलोमीटर आता है, तो ये एक सेट बन जाता है मेजरमेंट का। तो मैपिंग में हम इसको यूज़ करते हैं। फिट जो है ये इसमें नहीं आता है, तो ये ऑड वन हो जाएगा। वैसे ही इसमें आ जाएगा हमारा ये ऑड वन है। ये अगर आप तीनों चीज़ें देखें तो ये भी इसी तरह से हैं, माइल्स, फरलोंग, इंच। तो माइल्स जो है बड़ी इकाई है, फरलोंग इससे छोटी इकाई है, 8वां भाग माइल्स का होता है फरलोंग, फिर आता है इंचेस। तो ये जो है ये भी एक सेट हो जाता है मेजरमेंट का। तो ऑड वन है इसमें पहला और इसमें चौथा। क्वेश्चन है, मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना संबंधित है किस कौशल के साथ? मतलब अगर आपको मानचित्र पर कोई प्लेस ढूंढना है उसके लिए आपको कौन सा कौशल की ज़रूरत पड़ेगी? तो 4 यहाँ पर कौशल दिए गए हैं, ये आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी से जो कॉग्निटिव डोमेन है उससे लिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है सही ऑप्शन।
सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, ए, बी और सी। 3 चीज़ें आपको चाहिए, मतलब 3 जो कौशल हैं वो आपके अंदर होने चाहिए अगर आप मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना चाहते हो। इफ़ वी टॉक अबाउट दीज स्किल्स then we consider remember skill at first level। तो रिमेंबर जो आपकी स्किल है वो फर्स्ट लेवल पर आती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैं इंक्लूड नहीं कर पाई उसको। तो देखो यहाँ पर जो है ना, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी उसका कॉग्निटिव डोमेन जो है उसमें 6 लेवल्स होते हैं आपके। सबसे पहला जो लेवल है वो होता है रिमेंबरिंग। तो रिमेंबर में बेसिकली वो चीज़ें शामिल होती हैं जैसे कि जो चीज़ें आपके दिमाग में है ऑलरेडी, आपको याद हैं जो चीज़ें, उसके लिए आपको कोई दिमाग में जोर ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई नॉलेज है, मतलब किसी चीज़ की, आपको नॉलेज को ही दूसरा नाम मतलब रिमेंबर है। नॉलेज नाउन है और रिमेंबरिंग जो है वो वर्ब है। तो जैसे कि आपकी कोई चीज़ है, मतलब कोई फैक्ट आपको याद है, उसको क्या कहेंगे, रिमेंबर स्टेप में वो आ जाएगा आपका। कोई चीज़ आपने समझ ली है, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपने समझ लिया है तो आपका वो अंडरस्टैंडिंग स्टेप में शामिल हो जाता है। अब चीज़ आपने समझ ली है, आत्मसात कर ली है। मान लो कि जैसे कि हम मैथ की कैलकुलेशंस की अगर बात करें तो 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। ये क्या था, ये एक फैक्ट था, ये चीज़ आपको याद थी। इसके पीछे का लॉजिक जो था वो आपको पता चलता है अंडरस्टैंडिंग में कि भाई 2 और 2 4 क्यों होते हैं, ये लॉजिक आपको अंडरस्टैंडिंग में पता चलता है। लेकिन जब बात आती है एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन में आप क्या करते हैं, जब आप कैलकुलेशन जो आपने सीखी है वो आप अप्लाई करते हैं। मान लो आप सामान लेने के लिए दुकान पर जाते हैं और आपको 50 का नोट दे दिया और 30 रुपीज़ का आपने सामान ले लिया। तो अब जो आप वो पूरा हिसाब लगाएंगे ना कि 30 माइनस कर दिए 50 में से तो 20 बचे, वो क्या कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। यानी कि जो आपने सीखा है अब तक, जो अंडरस्टैंड किया था, आत्मसात जो किया था, वो अब आप अप्लाई कर रहे हैं आपकी डेली लाइफ में। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं कुछ इस तरह से काम करते हैं। तो अब देखो, जो मानचित्र पर हम एक स्थान ढूंढना चाह रहे हैं ना, उसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मानचित्र पर जो एक स्थान हम ढूंढते हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। जैसे कि हमने देखा था एक बार कि लॉन्गिट्यूड लाइन का पता होना चाहिए, हमें लैटिट्यूड लाइन का पता होना चाहिए, ग्रीनविच से उसकी दूरी पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सॉरी, ग्रीनविच से तो टाइम के लिए देखते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का प्लेस आपको पता होना चाहिए। तो अभी जब आपने वो सीख लिया, अब जब आप उसको देखेंगे, प्लेस आपका जो भी है उसको आप ढूंढेंगे कि कहाँ पर है, तो वो आएगा एप्लीकेशन में। तो तीनों चीज़ें आपकी इस्तेमाल होती हैं इसमें, तीनों स्किल्स। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है सामाजिक विज्ञान के संबंध में कथन यहाँ पर दिए गए हैं, और कथन और कारण हिंदी में दिया गया है, यहाँ पर इंग्लिश में देख लेते हैं आगे। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट। दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है। तो दोनों यहाँ पर सही हैं। क्या कहा गया है कि भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः विषय यानी थीम पर आधारित है। कारण क्या दिया है कि कई सामाजिक विज्ञानों को एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है। देखो, इसको मैं समझा देती हूँ क्या है। देखो, भारत में अगर आप सोशल साइंस की बात करते हैं, जो सोशल साइंस का पाठ्यक्रम है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड है। जैसे कि आपका सिविक्स हो गया, जैसे कि आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इसमें कल्चर भी इंक्लूड होता है कहीं कहीं पर। तो ये जो पाठ्यक्रम है, थीम जो कहा गया है, ये विषय को ही कहा गया है, तो विषय पर आधारित है। तो हमने क्या किया, हमने अलग अलग थीम में ये बांट दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इस तरह से। तो कारण इसका दिया था कि कई सामाजिक विज्ञानों को एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है। मान लो हम एक साथ ही उनको इंक्लूड कर दें अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वगैरह, तो हम उनको क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे अलग अलग। तो अलग अलग क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे और एक तरह से कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो वही चीज़ दी गई है, पढ़ाने में कठिनाई होती है। तो ये रीज़न की वजह से ये चीज़ की गई है कि उसको जो है पाठ्यक्रम जो बनाया गया है वो विषय पर आधारित बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के संबंध में ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसमें भी कथन और कारण दिए हैं। यहाँ पर जो हिंदी में दिया है वो देख लें और इंग्लिश में भी यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। देखिए, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है इस तरह से, मतलब थोड़ा बहुत फेरबदल कर देते हैं इसमें। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है, यानी कि कथन सही है, कारण गलत है।
कि दूसरे विषयों की तुलना में स्कूली पाठ्यचर्या में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है, तो ये बात सही है। अक्सर ये कहा जाता है ना कि आप मतलब सोशल साइंस मत लो, साइंस लो, ये कोई यूज़ में नहीं आएगा ये वाला सब्जेक्ट, कैरियर जो है कैरियर ओरिएंटेड नहीं है ये, मतलब कैरियर के लिए कुछ नहीं है इसमें, तो कम इम्पोर्टेंस इसको एक तरह से दी जाती है स्कूली पाठ्यचर्या में दूसरे विषयों की तुलना में। ये बात सही है। कारण क्या दिया है कि भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं है, इसलिए पाठ्यचर्या में कम महत्व दिया जाता है। तो ये बात गलत है। तो ऐसा नहीं है कि योग्य शिक्षक नहीं है, महत्व ना दिए जाने का कारण जो है वो कई हो सकते हैं, जो कि एक मैंने भी बताया आपको कि कम इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि इसको ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड नहीं माना जाता। आगे बढ़ते हैं। अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है। अतीत में जो मुद्रा प्रचलित थी, मतलब पहले जो मुद्रा, जैसे आजकल जो है सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, और अभी देखो प्लास्टिक जो है मनी भी हो गई है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो एट प्रेजेंट हम कार्ड्स यूज़ करते हैं। तो अगर हम अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ा रहे हैं तो प्राथमिक स्रोत क्या रहेगा। यहाँ पर सही ऑप्शन से पहले इंग्लिश में भी देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बोथ ए एंड बी। तो ए एंड बी जो है ये हम ले सकते हैं जो मनी यूज़ की जाती थी पास्ट में, उसके लिए कॉइन्स देखो यूज़ होते थे, सबको पता है, करेंसी नोट्स भी यूज़ होते थे, तो वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं, आज के करेंसी नोट से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री में यूज़ होते थे। ये चीज़ हम इंक्लूड इसमें कर सकते हैं ए और बी को। तो सेकंड ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है। द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर, तो किसके लिए ये सूट करता है सबसे ज़्यादा। सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, परियोजना विधि के लिए। जो हम प्रोजेक्ट मेथड देते हैं, प्रोजेक्ट मेथड से जो पढ़ाते हैं बच्चों को प्रोजेक्ट करने बनाने के लिए दे देते हैं, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, खुद से करके सीखते हैं। हम कहेंगे कि बच्चों ये साइंस का कोई प्रोजेक्ट बनाओ, तो उसमें क्या करेंगे बच्चे, वो प्रोजेक्ट जब करेंगे तो उसमें वो नई नई चीज़ें जो है जो उसमें ऐड करेंगे प्रोजेक्ट में, जो ज़रूरी होगी वो खुद से करेंगे तो वो खुद से ही सीखेंगे। तो लर्निंग बाय डूइंग के लिए सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना किसका भाग होगा। असेसमेंट की बेसिकली बात हो रही है। अगर हम ज्योग्राफी की क्लास में ग्लोब दिखा रहे हैं बच्चों को और उसके साथ साथ क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो ये किस चीज़ का पार्ट होगा, कौन सा असेसमेंट ये कहा जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, सम्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो कौन सा होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, ए और सी जो है इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ए और सी। देखो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये असेसमेंट होता है ये लर्निंग के दौरान होता है, ड्यूरिंग लर्निंग होता है, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट एक तरह से आप यूनिट टेस्ट वगैरह जो होते हैं उनको उनके फॉर्म में देख सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट को, यानी कि जो सेशन के बीच बीच में लेते रहते हैं टीचर्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट में वो इंक्लूड होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लर्निंग के दौरान ये होते हैं, ड्यूरिंग लर्निंग ये होते हैं। साथ ही साथ जो डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट है ये भी लर्निंग के दौरान होता है, डायग्नोस करने के लिए चीज़ें कि भाई लर्नर जो है वो कितना सीख चुका है, मतलब कितना उसे सीखने की ज़रूरत है, यानी कि नीड्स जो हैं लर्नर की वो क्या हैं, क्या उसे सिखाने की ज़रूरत है भी। तो डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट है ये भी लर्निंग के दौरान ही होता है, ड्यूरिंग लर्निंग होता है, तो इसमें फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक आ जाएगा। सम्मेटिव और असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है लास्ट में होते हैं जब लर्निंग हो जाती है, यानी कि लर्निंग के बाद में होते हैं, ना कि ड्यूरिंग लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि किसका हिस्सा बनती है। अब इसमें भी ये असेसमेंट का ही क्वेश्चन है। अभ्यास पुस्तिका यानी कि जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है उसकी जो बुक होती है, मान लो कॉपी की बात करें जो मतलब बच्चों को भी बनवाई जाती है, हमारी क्लासेस के दौरान जो कॉपी बनवाई जाती है जिसमें हम डेली एक्सरसाइज करवाते हैं, वो वाली ही बुक की हम बात कर रहे हैं इसमें। तो वो जो जांची जाती है, टीचर जो चेक करती है उसको किसका पार्ट है, इंग्लिश में देख लेते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 3, ए, बी और डी। ये भी बेसिकली वही है जैसे कि मैंने कहा आपको टेस्ट लिए जाते हैं या फिर जो वर्क किया है बच्चों ने उसको चेक किया जाता है कि भाई बच्चों ने जो किया है वो सही किया है कि नहीं, तो इसमें ये सभी इंक्लूड हो जाएंगे, ए, बी और डी, ए, बी और डी। फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग लर्निंग ये होता है ना, ऐसा तो नहीं बच्चों की कॉपियाँ आप एग्ज़ाम के बाद, एनुअल एग्ज़ाम हो गए साल के एंड के, उसके बाद थोड़ी ना कॉपियाँ चेक करोगे,
वो ड्यूरिंग लर्निंग होता है, वो बीच बीच में चलता रहता है प्रोसेस। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाएगा ये। और असेसमेंट फॉर लर्निंग भी वही है जो कि लर्निंग के लिए असेसमेंट होता है, तो ये ड्यूरिंग लर्निंग ही होता है। फॉर्मल असेसमेंट भी इसी में शामिल होता है। तो समेटिव वही जो कि मैंने बताया, ये तो लर्निंग के बाद में होता है। तो मतलब कि एनुअल एग्ज़ाम जो लेते हैं उसी को हम समेटिव असेसमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पर A, B, D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नैदानिक आकलन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट बेसिकली लर्नर की नीड को जानने के लिए करते हैं हम, या फिर कितना वो सीख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बीच में। एक तरह से डायग्नोज, जिस तरह से हम बीमारी को डायग्नोज करते हैं, वैसे ही लर्नर की जो नीड है उसको पता लगाने के लिए भी हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं उसी तरह से। तो यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू का आकलन करते हैं? स्मरण से मतलब है रिमेंबरिंग, जो फर्स्ट स्टेप था ब्लूम की टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन का, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। अभी मैं बताऊंगी इसके बारे में डिटेल में आपको। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। देखो, ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसके जो कॉग्निटिव जो डोमेन है, वैसे तो 3 डोमेन है उसके, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली कॉग्निटिव डोमेन से पूछा जाता है। तो उसको अच्छे से समझ करके याद कर लेंगे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ, A और D। तो A और D जो हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, व्हाट आर द रोल्स ऑफ WTO और व्हाट इज सेटलमेंट। तो इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन किए गए हैं ना, क्वेश्चन बेसिकली आपके फैक्चुअल बेस्ड हैं, यानी कि किताब से रटे रटाए आंसर दे सकते हैं जो आपके दिमाग में है ऑलरेडी। इसके लिए आपको कोई समझ की ज़रूरत नहीं है, कोई पीछे का लॉजिक जानने की ज़रूरत नहीं है, इसके पीछे क्या लगा है, एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं चीज़ों को, जैसे कि हम क्रिटिकल थिंकिंग में करते हैं। तो वैसा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं। रिमेंबरिंग मतलब जो आपको याद है उसको रिकॉल करके बता देना। बेसिकली सिंपल चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं और बंदोबस्त क्या है, बेसिकली क्या है, इसके फिक्स आंसर हैं। जो रिमेंबरिंग जो स्टेप है हमारा, इसके फिक्स आंसर्स होते हैं, जो आपको नॉलेज है उसको आप बता देंगे दिमाग पर जोर ना डालते हुए। तो एक तरह से A और D यहाँ पर हो जाएंगे। देखो, यहाँ पर ब्लूम की टैक्सोनॉमी के जो कॉग्निटिव जो डोमेन है उसके ये लेवल्स देख लेते हैं। ये जो इसकी टैक्सोनॉमी है ये आई थी 1956 में। इसके 6 लेवल्स हैं, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। तो देखो, दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये वाली है इसकी कॉग्निटिव डोमेन की थ्योरी जो यहाँ पर आई थी 1956 में, फिर ये रिवाइज हुई थी 2001 में। 2001 में जब ये आई तो ये पहले तो थी नाउन की फॉर्म में, ये आ गई वर्ब की फॉर्म में। नॉलेज का बन गया रिमेंबर, लेकिन मतलब दोनों का वही है, जो स्टेप है वो सेम ही है, डिफरेंट नहीं है। अंडरस्टैंड जो है कॉम्प्रीहेंशन का ही है वर्ब फॉर्म। तो इसमें जो है अंडरस्टैंड में मतलब क्या चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें आपने आत्मसात कर ली हैं, समझ करके पढ़ ली हैं आपने, ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिया। रट्टा मार जो चीज़ें हैं वो रिमेंबर में आती हैं, जैसे कि हमने भी क्वेश्चन देखा, वो रट्टा मार करके कोई भी आंसर कर देगा कि बंदोबस्त क्या है। देखिए ये रहा ना, यहाँ पर डिटेल में दिया गया है रिकॉल फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें कोई आपको पीछे का लॉजिक नहीं जानना होता। रिकॉल फैक्ट, जो फैक्ट आपको पता है उसको रिकॉल करना कि भाई इसका आंसर क्या होगा। इसमें कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, कोई लॉजिक नहीं लगाना। लेकिन अंडरस्टैंड में पीछे का लॉजिक आप समझने लगते हैं, जो मतलब कि जो आंसर आप दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं उसका मतलब आपको पता होता है। अप्लाई में होता है एप्लीकेशन, जो आपने समझ लिया है अब तक उसको आप अप्लाई कर पा रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं बेसिकली, या फिर ऑपरेट कर पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। फिर आता है एनालाइज करना, चीज़ों को एनालाइज करना, उनका मतलब उनके बारे में गहराई से सोचना, जैसे कि किसी चीज़ में अंतर कर पाना, सिमिलर कोई चीज़ है उसमें कोई अंतर कर पा रहे हैं आप, या फिर रिलेशन कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें एनालाइजिंग स्किल में आ जाती हैं। इवैल्यूएट करना यानी कि मूल्यांकन करना, जब किसी चीज़ के बारे में आप जस्टिफिकेशन देते हैं, जजमेंट देते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर जब आपके अंदर होती है तो वो होता है इवैल्यूएशन। फिर आता है क्रिएट करना, कोई नई चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई चीज़ जैसे आप डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं कोई चीज़, तो वो आती है क्रिएट के अंदर। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, ये होती है ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ये सारे लेवल्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं? अब देखो, मूल्यांकन कौशल जो था हमारा लास्ट वाला
जो है लेवल था कॉग्निटिव डोमेन का। तो जो 1956 वाली है उसमें इवैल्यूएशन लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ पर हिंदी में आप इसको देख सकते हैं, इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया गया है। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा सही आंसर बी और डी। तो देखो इवैल्यूएशन मैंने क्या बताया था आपको, जब आप किसी चीज़ के बारे में आपको पता चल गया है सारी चीज़ें, आपने जैसे मान लो कोई आपने किताब पढ़ी, अब उसके बारे में आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए उस पूरी बुक के बारे में कि भाई आपको जो है आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको इस बुक में जो चीज़ें दी गई हैं वो कितनी सही है कितनी गलत है। अब आपको क्या करना है, उस पर जजमेंट देना है। डिसीजन मेकिंग जो है पावर जो है एक तरह से इसके अंदर आपकी डेवलप हो जाती है, मूल्यांकन जो लेवल तक आप पहुँच जाते हैं। तो अभी देखो जो यहाँ पर हमारा आंसर है वो है बी और डी। अब देखो अगर आप इन क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चन क्या किया गया है कि क्या आप समझते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से जीवन का अधिकार सुनिश्चित है। मान लो आप इस एक्ट के बारे में जानते हैं, तो अब इस एक्ट के बारे में आपको बता दिया गया है। अब आपसे ये क्वेश्चन किया गया है इस एक्ट को पढ़ाने के बाद, तो अब आप क्या करेंगे, इसके बारे में क्या करेंगे, आप जजमेंट देंगे, डिसीजन बनाएंगे। तो बेसिकली जो जजमेंट देना, किसी के बारे में फैसला करना किसी चीज़ के बारे में, वो आता है मूल्यांकन के अंदर। वैसे ही ये क्वेश्चन है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सिपाही बगावत कुछ नहीं अपितु भारत का, सॉरी ये वो वाले ये सिपाही विद्रोह है, ये बगावत आ गया, ये ट्रांसलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया। बगावत का भी मतलब वैसे वही होता है, लेकिन हो सकता है आप इससे ना समझ पाएँ। सिपाही विद्रोह हुआ था ना 1857 की क्रांति, वो वाले की बात हो रही है। तो सिपाही विद्रोह जो था कुछ नहीं अपितु भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। इस कथन से आप इस कथन से सहमत हैं? तो आपको अपना जजमेंट देना है। आप इस क्रांति के बारे में जानते हैं, आपको पढ़ाया गया है, अब क्या करना है, आपको डिसीजन बनाना है इसके बारे में, यानी जजमेंट देना है एक तरह से। तो यहाँ पर बी और डी सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप इसको फिर से देख सकते हैं, ब्लूम की टैक्सोनॉमी को आपको अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर स्टेप के बारे में कभी ना कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो हमने प्रीवियस ईयर बाकी के भी किए हैं वो लिस्ट आप देख लेना। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है सोशल साइंस पेडागोजी के नाम से। तो प्रीवियस ईयर मैंने पहले भी करवाए हुए हैं, और उसमें बहुत बार इस जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है इसके सभी लेवल्स का जिक्र हो चुका है। मैंने सभी स्टेप्स को अच्छे से पढ़ाया है, तो कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी स्टेप बाय स्टेप आप इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। तो यहाँ पर भी देखो शामिल हैं ये, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।